हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली। दोस्तों, हम सोमेन मोस की स्टडी कर रहे हैं और आज इसका ये लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 9 यानी इस वीडियोज के हिसाब से ये चैप्टर नंबर 9 है और ये मैकेनिकल के सिलेबस में है। टॉर्जन नाम है इसका, ठीक है, मरोड़ कहते हैं हिंदी में इसको। तो टॉर्जन जो कि मैकेनिकल के सिलेबस में है, इसको हम कवर करेंगे आज। बिल्कुल स्टार्टिंग है ये इस चैप्टर की। एंड यहाँ पर चैप्टर नंबर 9 इसलिए लिखा है क्योंकि इससे पहले हम एक सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में एक चैप्टर था 8वें नंबर पर, उसे कर चुके हैं। आपके सीक्वेंस में जो भी चैप्टर नंबर होगा आप उसे यहाँ लिख लेंगे। बहरहाल आप समझ लें कि हम यहाँ पर टॉर्जन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और टॉर्जन का ये मैराथन लेक्चर है। कोशिश करेंगे आज के सिंगल लेक्चर में ही हम पूरा चैप्टर फिनिश कर लें। फिर भी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बच जाते हैं तो उसके लिए एक छोटा सा लेक्चर अलग से आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैक्स टू मैक्स 2 लेक्चर में हमारा ये पूरा चैप्टर अच्छे से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हो, एक बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाले सभी लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं इसमें हम टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे मरोड़ यानी टॉर्जन, एंड दूसरा पढ़ेंगे मरोड़ घूर्ण, यानी एक ही में मैंने साथ में लिख दिया है टॉर्जन और ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट का दूसरा नाम टॉर्क होता है, ठीक है। तो टॉर्क का हिंदी होता है मरोड़ घूर्ण और टॉर्जन का हिंदी होता है मरोड़। इसमें कंफ्यूज मत होना, बुक में बहुत कंफ्यूजिंग कर रखा है हिंदी में, क्योंकि टॉर्क की भी हिंदी मरोड़ लिखी हुई है और टॉर्जन की हिंदी भी मरोड़ लिखी हुई है, तो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। बच्चों को ध्यान रखिएगा, टॉर्क एक मूवमेंट होता है, ठीक है, जिसको हम मरोड़ घूर्ण कहते हैं या फिर इंग्लिश में ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं, जबकि टॉर्जन एक कंडीशन है जिसे मरोड़ कहते हैं। अभी आपको समझाएंगे सब कुछ डिटेल में। तो पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा, मरोड़ और मरोड़ घूर्ण। दूसरा टॉपिक है सरल या शुद्ध मरोड़, यानी सिंपल और प्योर टॉर्जन। प्योर टॉर्जन क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे दूसरे टॉपिक में। तीसरा टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्टार बना हुआ है इस पे। जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे इस चैप्टर के सभी में ये टॉपिक यूज होगा। इसका नाम है मरोड़ घूर्ण समीकरण यानी टॉर्जन इक्वेशन। टॉर्जन इक्वेशन का डेरिवेशन भी आपको बताएंगे, टॉर्जन इक्वेशन भी बताएंगे, और इस पे बेस्ड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे साथ में टॉपिक में इसके क्वेश्चन भी हम कर लेंगे, ठीक। इसके बाद हम मरोड़ दृढ़ता पढ़ेंगे यानी टॉर्जनल रिजिडिटी, या दूसरा नाम है इसका कड़ापन, स्टिफनेस, ठीक है। तो ये थ्योरी पार्ट है, 2 नंबर में मुश्किल से पूछता है। बहुत सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला होता है इसका, इजीली आप लोग समझ पाएंगे इसको। 5वां टॉपिक हम पढ़ेंगे शाफ्ट द्वारा पारेषित शक्ति यानी पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। शाफ्ट के द्वारा जो भी पावर ट्रांसमिट होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे। इसका फॉर्मूला आता है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज होगा, इसलिए मैंने इस पे स्टार बना दिया, बिकॉज ये न्यूमेरिकल में इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा यूज होगा। एंड डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे अगर एमसीक्यूज एग्जाम होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है। 6ठा टॉपिक डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हम फिर भी कर लेंगे इसको। समान पदार्थ वाली ठोस तथा खोखली शाफ्टों के भारों की तुलना यानी कंपैरिजन करेंगे हम, कंपैरिजन ऑफ वेट्स ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स, यानी सॉलिड और हॉलो शाफ्ट्स के वेट में कंपैरिजन करेंगे। लास्ट में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर के। उम्मीद है आप टॉपिक के नाम समझ पाए होंगे। तो एक बार ही आप इन टॉपिक्स के नाम को नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक एक करके सभी टॉपिक्स को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं और हेडिंग नंबर फर्स्ट आप लोग लिख लीजिए मरोड़ यानी कि टॉर्जन। चलिए फर्स्ट हेडिंग लिख ली सभी ने। फर्स्ट हेडिंग हमारी टॉर्जन यानी मरोड़। समझेंगे ध्यान से, देखिए जैसे यहाँ पर मैंने एक शाफ्ट बना दी, ये कोई एक शाफ्ट है, ठीक। शाफ्ट तो सभी लोग जानते होंगे, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स हैं। क्या है ये शाफ्ट, SHAFT, शाफ्ट। हिंदी में भी इसको शाफ्ट कहते हैं। शाफ्ट सबको पता है, शाफ्ट क्या होता है। जैसे आपने आईसी इंजन का नाम सुना है, आईसी इंजन देखा होगा, मैकेनिकल के बच्चे हैं सभी। तो आईसी इंजन में क्या होता है, एक क्रैंक शाफ्ट होती है। क्रैंक शाफ्ट जो पिस्टन से जुड़ी हुई होती है, 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक इंजन आपने पढ़े होंगे, तो वो भी एक शाफ्ट होती है। इसके अलावा आप सभी ने ड्रिलिंग मशीन देखी है, जो छेद करने वाली ड्रिल मशीन होती है, उसका स्पिंडल जो होता है वो भी क्या है, वो भी एक शाफ्ट है। समझ पा रहे हैं, लेथ मशीन में भी स्पिंडल होता है, वो भी शाफ्ट होती है। तो शाफ्ट मतलब कोई भी एक मशीन का पार्ट, मतलब मशीन का एक ऐसा पार्ट होता है जो क्या करता है, जो किसी भी मशीनी अंग को घूर्णन गति प्रदान कर देता है, यानी घुमा देता है किसी भी मेंबर को, तो वो क्या हो गया, शाफ्ट हो गया, ठीक। तो यहाँ पर ये शाफ्ट है कोई एक, और इस शाफ्ट की ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष है। ये लॉन्गिट्यूडनल अक्ष है, यानी इसको हम अनुदैर्ध्य अक्ष कहते हैं हिंदी में। लिख दे रहा हूँ नाम इसका यहाँ पर, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। थोड़ा नीचे लिख दें, यहाँ पर कपल लगाएंगे, इसमें भी थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, या फिर यहीं पे लिख देते हैं। यहाँ पर ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अनुदैर्ध्य अक्ष।
समझते चलिएगा, इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम ज़्यादा लूँगा ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो, उसके बाद फिर जल्दी ही कवर कर लेंगे हम इसको। ये अनुदैर्ध्य अक्ष है, इतना समझ पा रहे हैं। कोई भी आपने एक शाफ्ट ली, उसकी अनुदैर्ध्य अक्ष होगी जो लंबाई के अनुदेश होती है, उसे लॉन्गिट्यूडनल अक्ष कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने इसके 2 सिरे हैं यहाँ पर, मैंने इसके दोनों सिरों को अभी कैसा रखा है, फ्री रखा हुआ, स्वतंत्र। मैंने इसके इस सिरे पर, इस वाले सिरे पर एक कपल लगा दिया, कपल यानी बल युग्म, और दूसरा इस वाले सिरे पर लगा रहा हूँ मैं, ठीक। हम इसके दोनों सिरों पर 2 कपल लगा लेते हैं। एक कपल तो मैंने लगा लिया किस तरह का, ऐसा, यानी कि यहाँ P फोर्स है, ये P फोर्स। कपल तो सभी जानते हैं, कपल जिसे हिंदी में हम बल युग्म कहते हैं, बल युग्म। मैकेनिक्स में आप सबको पढ़ाया गया था, बल मतलब फोर्स हो गया, युग्म मतलब जोड़ा, फोर्स का एक जोड़ा, ठीक है। कपल जो कैसे हो, दोनों पैरेलल फोर्स होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, समांतर होंगे, विपरीत दिशा में लगे होंगे, और समान मैग्नीट्यूड के होंगे, इनका परिमाण भी सेम होगा, सेम वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक कपल तो ये लगाया और एक दूसरा कपल इधर लगा दिया जो इसके अपोजिट लगेगा, इधर बाहर की ओर, इधर अंदर की ओर, ये वाला P। इतना बोलिए, सभी को समझ आ रहा है ये चीज़। तो ये कैसे घुमाएगा शाफ्ट को, ये ऐसे घुमाएगा, ऐसे मतलब इस तरह से रोटेट कराएगा ऐसे, ठीक है। एंड ये वाला कैसे, इसका अपोजिट इस तरह से रोटेट करेगा इसको, ऐसे। समझ पा रहे हैं। तो जब क्या करते हैं, जब हम किसी भी शाफ्ट की लॉन्गिट्यूडनल अक्ष ये है, लॉन्गिट्यूडनल अक्ष के लंबवत सतह पर क्या लगाते हैं, कोई भी 2 बराबर तथा विपरीत मान के कपल लगाते हैं। इस कपल की जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही इस कपल का मैग्नीट्यूड है, सेम है, मगर इनकी डायरेक्शन अपोजिट है। विपरीत घुमाव आघूर्ण वाले कपल लगे हुए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, जब भी हम किसी भी शाफ्ट की लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर 2 इक्वल एंड अपोजिट कपल लगाते हैं, तो उस शाफ्ट में जो स्थिति उत्पन्न होगी, जैसे मैंने क्या किया, आप सभी ने देखा, गीला कपड़ा देखा सभी ने, वो निचोड़ते हैं ना, लाइक डेट। जैसे ये कपड़ा है, जब हम इसको निचोड़ेंगे तो हमने क्या किया, ये एक तरह शाफ्ट की तरह है, एक तो इधर मोड़ दिया, एक इधर मोड़ दिया, तो इसकी कंडीशन दिख रही कैसी होगी, ये इठ गई, यानी ऐठन आ गई इसमें, ऐठन। तो इसकी जो स्थिति हो जाती है, इठ जाती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को टॉर्जन कहते हैं, मरोड़ कहते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो इसमें मरोड़ कैसे उत्पन्न हुआ है, मरोड़ उत्पन्न हुआ, हमने इसकी जो अक्ष है ना, इसकी अक्ष के परपेंडिकुलर 2 बराबर तथा विपरीत मान के कपल लगा दिए। तो कपल लगा के इसको जब ऐसे रोटेट किया, ऐसे घुमाया, तो ये इसमें बीच में ऐठन उत्पन्न हो जाएगी। तो इस ऐठन को ही हम क्या कह देते हैं, मरोड़ कह देते हैं, यानी टॉर्जन कह देते हैं। समझ पा रहे हैं सभी, क्लियर ये चीज़। अच्छा, जरूरी नहीं है आप दोनों सिरे पे ही लगाएं कपल, आप ऐसा भी कर सकते हैं, किसी शाफ्ट का एक सिरा तो आप क्या कर दो, फिक्स कर दो, और दूसरे सिरे पे लगा दो। एक सिरा आपने फिक्स कर दिया और दूसरे सिरे पर, ये लॉन्गिट्यूडनल अक्ष है, इसके दूसरे सिरे पर कपल लगा दिया ऐसे करके, ठीक, इधर और इधर। P मैग्नीट्यूड है इसका, P, और ये इस तरह से इसमें क्या होगा, ऐसे करके रोटेट कराएगा इसको। तो इधर वाला सिरा फिक्स था, एक तरफ से फिक्स करो, दूसरी तरफ से घुमाओ ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये भी इसमें भी क्या होगा, टॉर्जन उत्पन्न हो जाएगा, मरोड़ उत्पन्न हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। जैसे हम बोतल का ढक्कन खोलते हैं ना, तो किसी भी बोतल का ढक्कन खोलते हैं हम जिसमें चूड़ियाँ कटी होती हैं, तो वो भी टॉर्जन का ही एक एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हैं सभी। तो अब इसकी जो डेफिनेशन है और एग्जाम्पल है, मैं आपको स्लाइड में शो करा दे रहा हूँ, आप लोग वहाँ से इसको लिख लीजिएगा, मरोड़ की डेफिनेशन को। बट उससे पहले मैं आपको एक बारी ट्विस्टिंग मूवमेंट और बता दूं क्या होता है, ताकि आप दोनों को एक साथ लिख सकें। मरोड़ क्लियर हुआ ना। अब थोड़ा सा ट्विस्टिंग मूवमेंट के बारे में सुन लीजिए। अब आपने किसी भी शाफ्ट पर जो कपल लगाया था, क्या लगाया था, जो कपल लगाया था जिससे कि इसमें टॉर्जन उत्पन्न हो रहा था, तो इस कपल का जो मूवमेंट होता है, क्या होता है, कपल का जो मूवमेंट होता है उसी को हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। टॉर्क, ठीक है, टॉर्क या फिर ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग, ट्विस्ट मतलब होता है किसी चीज में ऐठन आ जाना, ट्विस्टिंग मूवमेंट, ठीक है। ये क्या होता है, इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं, टी से। ये होता है हमारा मूवमेंट ऑफ कपल, मूवमेंट ऑफ कपल, बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण। और किसी भी बल युग्म का आघूर्ण हम इजीली निकाल लेते हैं, दोनों बलों में से एक बल लेते हैं और दोनों के बीच की डिस्टेंस लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से, तो अब यहाँ पर अगर हमसे पूछी जाए टॉर्क की डेफिनेशन, मरोड़ घूर्ण की डेफिनेशन क्या, तो आप क्या बोलेंगे, किसी भी शाफ्ट में जो बल युग्म लगाकर टॉर्जन उत्पन्न किया जाता है, उस बल युग्म का आघूर्ण ही टॉर्क कहलाता है, मरोड़ घूर्ण कहलाता है। ये चीज सभी को क्लियर है ना।
समझ आ रहा है ये चीज़ सभी को? तो इसकी टोटल डेफिनेशन किसकी, टॉर्जन की, और ट्विस्टिंग मूवमेंट या टॉर्क की डेफिनेशन आप सबको स्लाइड में शो हो रही है। आप इसको एक बारी नोट कर लीजिए, इसमें देख देख के समझ पा रहे हैं सभी? क्लियर ना? लिखा भी है इसमें, यदि किसी शाफ्ट को दोनों सिरों पर लंबाई की अक्ष के लंब समतल में बराबर मान के परंतु विपरीत दिशा में बलयुग्म लगाकर ऐंठा जाए तो शाफ्ट की यह अवस्था मरोड़ कहलाती है, टॉर्जन कहलाती है। जो इसकी स्थिति हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, टॉर्जन हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि गीले कपड़े को निचोड़ना या एक बोतल के चूड़ीदार ढक्कन को खोलना एवं बंद करना इसके उदाहरण हैं। शाफ्ट के एक सिरे को फिक्स करके तथा दूसरे सिरे पर एक कपल लगाकर ट्विस्टिंग भी शाफ्ट में मरोड़ की स्थिति उत्पन्न करता है। जैसे मैंने आपको यहाँ डायग्राम में दिखा रखा है, एक फिक्स कर दिया, दूसरा फ्री कर दिया। ये चीज़ सभी को समझ आ रही है? ठीक है, तो यहाँ तक तो ये डेफिनेशन होगी किसकी, टॉर्जन की, मरोड़ की। नीचे जो डेफिनेशन है उसमें देखिए, पढ़िए। इस प्रकार शाफ्ट पर लगाए गए बलयुग्म के घूर्ण यानी मूवमेंट ऑफ कपल को हम मरोड़ घूर्ण यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टॉर्क कहते हैं। टॉर्जन या मरोड़ घूर्ण जो ट्विस्टिंग मूवमेंट है, इसके प्रभाव में शाफ्ट की प्रत्येक अनुप्रस्थ काट पर शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। ये आपको आगे बताऊंगा मैं, शियर स्ट्रेस कैसे उत्पन्न होता है, जिसमें हम प्योर टॉर्जन पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे। ये बताइए, ये चीज़ सभी को क्लियर है ना? तो मरोड़ क्या होता है? मरोड़ एक शाफ्ट की स्थिति होती है जिसमें किसी भी शाफ्ट में ऐंठन आ जाती है कपल लगाने से। और मरोड़ घूर्ण क्या होता है? मरोड़ घूर्ण क्या होता है? एक मूवमेंट होता है जो कपल के द्वारा उत्पन्न होता है, मतलब जो कपल हम लगाते हैं शाफ्ट पर, उस कपल का मूवमेंट होता है। ये चीज़ उम्मीद है समझ गए होंगे सभी लोग। ठीक है, तो इसमें इतना ही। इन डायग्राम्स को आप लोग एक बार बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए इसको। अब हम चलते हैं आगे अगले टॉपिक की ओर। चलिए अब दूसरा टॉपिक समझते हैं। आप लोग सेकंड टॉपिक लिखिए। दूसरी हेडिंग है हमारी सरल या फिर शुद्ध मरोड़। सेकंड टॉपिक समझेंगे हम, यहाँ पर डायग्राम इसी में समझा देंगे। दूसरी हेडिंग लिख लीजिए सरल। सरल मतलब सिंपल होता है। सरल या शुद्ध मरोड़, हिंदी में हम बोल देंगे इसको सरल मतलब इंग्लिश में सिंपल, या फिर शुद्ध मतलब प्योर टॉर्जन। ठीक है, समझिए इसको, सरल या शुद्ध मरोड़। शुद्ध मतलब प्योर होगा। अब आपने यहाँ पर क्या देखा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले, फिर आपको इजीली डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। आपने शाफ्ट पे कपल लगाया था, कोई भी क्या लगाया था, कपल। मैं यहाँ लिखा हुआ कपल। ठीक, हमने शाफ्ट पे क्या लगाया, कपल लगाया। कपल लगाने से क्या हुआ, शाफ्ट में कपल के मूवमेंट के कारण ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टॉर्क उत्पन्न हो गया। सुनना ध्यान से क्या क्या बोल रहे हैं आपको, मैं ये मिटा दे रहा हूँ एक बार ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर समझ में आए अच्छे से। हमने देखा किसी भी शाफ्ट पे क्या लगाया, सिर्फ यहाँ तक हमने किसी भी शाफ्ट के ऊपर लगा दिया यहाँ पर कपल। ठीक, इस कपल के कारण शाफ्ट में क्या हुआ, टॉर्क उत्पन्न हो गया, टी। ठीक है, टी फॉर टॉर्क। इतना क्लियर। कपल के कारण टॉर्क उत्पन्न हुआ जिसे हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। तो इसमें दो तरह के मूवमेंट उत्पन्न होते हैं। एक तो मूवमेंट उत्पन्न हो गया कौन सा, ट्विस्टिंग मूवमेंट। ट्विस्टिंग मूवमेंट जो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, ये ट्विस्टिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ है हमारा किसके कारण, कपल के कारण। ठीक, दूसरा इसका शाफ्ट का कुछ ना कुछ वेट होगा, कुछ तो भार होगा इस शाफ्ट में, कुछ वजन तो होगा। ठीक है, इसमें कुछ वेट होगा। एंड शाफ्ट पर हम गियर लगाते हैं या फिर पुली लगाते हैं, तो उस पुली का और गियर का भी कुछ ना कुछ भार होगा जरूर। ठीक है, तो इन भार के कारण हमें पता है किसी भी वस्तु के स्वयं के भार के कारण उसमें मूवमेंट उत्पन्न होता है, उसे बेंडिंग मूवमेंट कह देते हैं। ठीक है, या तो अलग से हम भार लगाते हैं उस पर, या फिर उसका खुद का जो भार होता है उसके कारण उसमें क्या उत्पन्न होता है, बेंडिंग मूवमेंट। तो इसके सेल्फ वेट के कारण इसमें उत्पन्न होगा क्या, बेंडिंग मूवमेंट। ध्यान से सुनते रहिएगा, बेंडिंग मूवमेंट। ठीक, बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होगा किसके कारण, सेल्फ वेट के कारण। ये उत्पन्न हुआ है कपल के कारण। कपल, जब कपल लगाया तो ट्विस्टिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ। एंड जो इस शाफ्ट का सेल्फ वेट होगा, शाफ्ट का कुछ ना कुछ स्वयं का भार होगा, सेल्फ वेट जिसे हम स्वयं का भार बोलते हैं इसका, इसके कारण इसमें बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ। ठीक है, तो जब कोई भी शाफ्ट है उसमें हम बेंडिंग मूवमेंट जो उत्पन्न होता है, अब देखो ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण, ये तो कपल लगाया, इससे ट्विस्टिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ। एंड ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण भी इसमें शाफ्ट में
शियर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं। कौन से स्ट्रेस? शियर स्ट्रेस, जिसे हम शियर टॉर्जनल स्ट्रेस भी कह देते हैं। यहाँ मैं शियर स्ट्रेस लिख रहा हूँ सिंपल। शियर स्ट्रेसेस उत्पन्न होंगे एंड बेंडिंग मूवमेंट के कारण इसमें बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, बेंडिंग स्ट्रेस। सुनते रहिएगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा मैं क्या समझाने वाला हूँ, आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। मैंने क्या बोला, जब हम किसी भी शाफ्ट पर कपल लगाते हैं तो इस कपल के कारण जो कपल का मूवमेंट होता है उसको ट्विस्टिंग मूवमेंट या फिर टॉर्क बोलते हैं। तो इसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट उत्पन्न हुआ और ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण ही किसी भी शाफ्ट में शियर स्ट्रेस उत्पन्न होते हैं, ठीक। दूसरा, इस शाफ्ट का खुद का कुछ भार होगा, सेल्फ वेट होगा। इस सेल्फ वेट के कारण इस शाफ्ट में बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न हो गया और बेंडिंग मूवमेंट से क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन इस बेंडिंग स्ट्रेस की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है, ठीक है, बहुत कम होती है, जिसे हम लगभग 0 के बराबर मान लेते हैं। मतलब इसको नेग्लिजिबल मान लिया जाता है बेंडिंग स्ट्रेस को, ठीक है। तो अब क्या बोलेंगे हम, अब इसकी डेफिनेशन हमें ऑटोमेटिक समझ में आ गई। ऐसी कोई भी मतलब ऐसी स्थिति, ऐसी कोई भी स्थिति जिसमें किसी शाफ्ट में केवल ट्विस्टिंग मूवमेंट ही उत्पन्न होते हैं, या कह सकते हैं ट्विस्टिंग मूवमेंट के कारण शियर स्ट्रेस ही उत्पन्न होते हैं, उसमें बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न नहीं होते, इसको 0 मान लिया जाता है। बिल्कुल बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न नहीं होते या फिर बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होते, उसको हम कहते हैं प्योर टॉर्जन। प्योर मतलब केवल टॉर्जन ही टॉर्जन उत्पन्न होगा, बाकी कुछ उत्पन्न नहीं होगा इसमें। प्योर मतलब शुद्ध हो गया ना, तो शुद्ध मरोड़ का मतलब क्या हो गया, इसमें केवल मरोड़ उत्पन्न हो, बाकी बेंडिंग उत्पन्न ना हो, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे प्योर टॉर्जन। बेंडिंग में और इसमें ट्विस्टिंग में अंतर समझ आ रहा है ना। बेंडिंग मतलब किसी चीज़ का बेंड कर जाना, जैसे बीम है कोई भी, आपने देखा था कोई बीम इस तरह से बेंड करती थी नीचे को, तो ये तो बेंडिंग हो गई। और अगर हम यहीं पे बात करें किसकी, ट्विस्टिंग की, तो ट्विस्टिंग में ये शाफ्ट आपकी शाफ्ट में ऐठन आ जाएगी, ठीक है। शाफ्ट बेंड ना करके क्या हो जाएगी, इठ जाएगी, ऐसे करके मैंने यहाँ दिखा दिया। हालांकि ऐठन का डायग्राम बना पाना ठीक से पॉसिबल नहीं है, मतलब उसमें ऐठन उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कपड़ा हम निचोड़ते हैं ना, उस तरह से ऐठन आ जाएगी। तो ये हमारा ट्विस्टिंग होता है, बेंडिंग होती है, नीचे बेंड कर जाना, दोनों में अंतर है। तो हम प्योर टॉर्जन में क्या कहेंगे, प्योर टॉर्जन में ओनली ट्विस्टिंग मूवमेंट होगा, बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल, क्लियर हुआ सभी को। तो इसकी जो डेफिनेशन है अब आपको क्लियर हो गई, तो इसको मैं स्लाइड में शो कर रहा हूँ आपको, आप इसको यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। स्टैंडर्ड डेफिनेशन है इसकी। ये क्या लिखा है इसमें, पढ़िए। जब किसी शाफ्ट पर केवल मरोड़ घूर्ण यानी ट्विस्टिंग मूवमेंट और टॉर्क ही कार्य करता है या फिर कार्य करता हुआ माना जाता है, तो इसके प्रभाव में शाफ्ट का शुद्ध मरोड़ होता है और शाफ्ट में केवल मरोड़ कर्तन प्रतिबल ही उपजते हैं। उपजते हैं मतलब उत्पन्न होते हैं। कौन से, मरोड़ कर्तन प्रतिबल, शियर स्ट्रेस लिखा है ना, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस ही उत्पन्न होंगे केवल, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न नहीं होते, ना ही बेंडिंग मूवमेंट उत्पन्न होता है। उम्मीद है सभी लोग इसकी डेफिनेशन भी समझ गए होंगे, प्योर टॉर्जन की डेफिनेशन क्या होती है, क्लियर ना। अब हम इसको भी रफ करते हैं और अब चलते हैं अपने मोस्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है टॉर्जनल इक्वेशन। अब टॉर्जन इक्वेशन देखेंगे हम, मरोड़ घूर्ण समीकरण क्या होता है, ठीक है, उसका डेरिवेशन समझेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना आप लोग। हटा दें इसको, चलिए समझते हैं टॉर्जन इक्वेशन। डायग्राम मैंने पहले बना दिया, थोड़ा सा टाइम बच गया इससे, आपको समझा देंगे। वही डायग्राम है जो पीछे बनाया था। यहाँ पर कोई भी एक शाफ्ट ली गई है, आप लिख भी सकते हैं इस चीज़ को। चित्र में एक शाफ्ट दिखाई गई है जिसका एक सिरा फिक्स तथा दूसरा सिरा फ्री है। इधर वाला जो सिरा है इसका फिक्स है, ठीक है, और ये वाला फ्री है। लिखना इस तरह से, थ्योरी 2 लाइन जरूर लिखा करें आप लोग डायग्राम के बारे में, ये इससे आपका थोड़ा इफेक्टिव रहता है डेरिवेशन कोई भी। क्या लिखेंगे, चित्र में एक शाफ्ट दिखाई गई है जिसका एक सिरा फिक्स है तथा दूसरा सिरा फ्री है। आगे लिखेंगे इसके फ्री एंड पर, इसके फ्री एंड पर एक कपल लगाया गया है, एक बलयुग्म लगाया गया है, जिसके द्वारा टार्क टी उत्पन्न होता है, टॉर्क टी, ठीक है, मरोड़ घूर्ण टी उत्पन्न होता है। इतना लिखने के बाद आगे क्या लिखेंगे आप लिखेंगे आगे, माना शाफ्ट के फ्री एंड की परिधि पर कोई पॉइंट ए स्थित है। क्या स्थित है, ए स्थित है, जो मरोड़ के बाद अब इसमें मरोड़ होगा। आपने क्या किया, एक शाफ्ट ली, जैसे इस तरह से कोई ये शाफ्ट है, ऐसे शाफ्ट है कोई, आपने इसको ऐसे घुमाया, ऐसे मतलब इधर को ऐसे करके रोटेट कर दिया इस तरह से। जब इस तरह से रोटेट करेंगे तो ये जो ए पॉइंट है ना, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा कहीं, यहाँ पर मान लो यहाँ आ गया, ए पॉइंट ऊपर पहुंच गया, यहाँ परिधि पे था ये। अच्छा, ये एक चीज़ बता दूं आपको, ये परिधि जो है ना, ये सेंटर के बिल्कुल ऊपर हो गई। यहाँ पर तो हमने 2D में दिख रहा है डायग्राम, तो लग रहा है कि ये वाला यहाँ आ गया है पॉइंट, मतलब यहाँ जो परिधि का पॉइंट है, ये इन दोनों के बीच में कुछ दूरी है। ये जो दूरी होती है ना, ये देखो ऐसे है शाफ्ट, मतलब ये सर्किल इस तरह बन रहा है यहाँ पर, तो सेंटर यहाँ और सेंटर बिल्कुल ऊपर, यहाँ पर आपका देखो बीच में क्या है,
बीच में, इसके बीच में यहाँ पर सेंटर होगा जो बीच में दिख रहा है आपको, इसके बिल्कुल ऊपर की साइड में यहाँ पर होगा आपका ए पॉइंट जो होगा। तो ये परिधि इस तरह से रहेगी, कुछ मोटाई होती है ना शाफ्ट की, तो ये जो ए पॉइंट है इसके जस्ट ऊपर आएगा, बट हमें यहाँ पर दिखाना पड़ा है। तो जो एल लंबाई है ना, एल लंबाई, ये लंबाई सेंटर तक भी है और ए तक भी है। समझ पा रहा कैसे है? जैसे ये गोल गोल शाफ्ट है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने माना कितनी दूरी है, एल है, तो परिधि पर एल लंबाई होगी, यहाँ पर परिधि होगी, ए पर परिधि है ये, तो परिधि तक की लंबाई एल है शाफ्ट की। समझ पा रहे हैं? और सेंटर तक देखा तो वो भी एल ही रहेगा, क्योंकि ये सर्किल ऊपर को उठा हुआ है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एल सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक ये जो सेंटर है ये सी है ना, तो यहाँ मान लो आपने सी डैश मान लिया, कुछ भी मान लिया, सेंटर इसको यहाँ पर है, तो ये सी डैश के जस्ट ऊपर होता है ये पॉइंट। प्लीज करके कंफ्यूज मत होना इसमें, मैं आपको ज्यादा टाइम इसलिए दे रहा हूँ इसको समझाने के लिए, क्योंकि बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। हम जब सी से ए तक की दूरी एल लेते हैं तो बच्चे कहते हैं सर ये तो कम है और सी डैश तक ज्यादा है। तो ये जो ए डैश है ना, ये जो ए पॉइंट है ये सी डैश के जस्ट ऊपर होता है, परिधि जो होती है ना सेंटर के जस्ट ऊपर होती है, 3D में इस तरह से दिखता है। कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? समझ गए सभी? वेरी गुड। आगे देखिए अब, तो क्या बता रहे थे आपको बता रहे थे जब हमने क्या किया, इस पर कपल लगाया तो इसमें एक टॉर्क उत्पन्न हो गया इस तरह से, और जब ये इसमें टॉर्क उत्पन्न हुआ तो जो पॉइंट ए है ये इधर पहुंच गया आगे, सपोज ए डैश पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया? ए डैश पर पहुंच गया, ए डैश पर, ठीक है? अब इस सी को ए डैश से मिला दीजिए। जब आप सी को ए डैश से मिलाएंगे तो ऐसे मिलेगा, ये ऐसे 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 मिला दीजिए, ठीक है? एक मिनट, थोड़ा सही से मिलाइएगा प्लीज करके। स्केल से मिला दीजिएगा आप लोग, मैं हाथ से मिला रहा हूँ फ्री हैंड, तो हल्का फुल्का अगर लाइन टेढ़ी हो जाए तो प्लीज़ करके परेशान मत होना, ठीक? ये इतना क्लियर ना? यहाँ मिला दिया आपने, तो जब यहाँ मिलाया तो इस पे इसके फिक्स एंड पे एक एंगल बन रहा है कुछ ना कुछ, इसके बीच में यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसको मैंने फाई से डिनोट किया। किससे? फाई से इसको मैंने प्रदर्शित कर दिया। एंड अगर मैं ये जो सेंटर था दूसरा वाला, इसको इस ए डैश से मिलाऊंगा यहाँ पर, तो इसके फ्री एंड पर यहाँ पर एक एंगल बन रहा है ये वाला, इस एंगल को हम थीटा से डिनोट करते हैं। किससे? थीटा से। दोनों में अंतर है। यहाँ पर फाई क्या होता है, यहाँ ये जो फाई है ना इसको एंगल ऑफ शियर कहते हैं, या शियर एंगल, एंगल ऑफ शियर, एंगल ऑफ शियर यानी कर्तन कोण होता है ये, और कर्तन कोण जो है इसी का दूसरा नाम होता है शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, कर्तन विकृति, कर्तन विकृति कहते हैं इसको, ठीक है? ये फाई यहाँ पर कर्तन विकृति है। समझ पा रहे हैं सभी? एंड जो थीटा बना है, थीटा, इसको हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कहते हैं, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब इसमें मरोड़ जो उत्पन्न हुआ है, मरोड़ कोण, मरोड़ कोण, इन दोनों को थोड़ा ध्यान रखेंगे अच्छे से, ठीक? मरोड़ कोण। समझ पा रहे हैं? फाई समझ गए सभी, थीटा समझ गए। मतलब कोई भी शाफ्ट थी और हमने इसकी लंबाई एल थी, हमने क्या किया, इसके फ्री एंड पर एक कपल लगाया और उससे टॉर्क उत्पन्न किया इसमें। तो जो पॉइंट परिधि पर ये था वो कहाँ पहुंच गया? ए डैश पॉइंट पर पहुंच गया, ठीक? ए डैश पॉइंट पर पहुंच गया, मतलब ये जो लाइन थी ना, ये ए जो सी ए लाइन है, ये सी ए लाइन ऊपर सी ए डैश में बदल गई। इसमें कुछ विकृति आ गई, वो भी एंगुलर मतलब एंगुलर विकृति आई है इसमें, जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ शियर या फिर शियर स्ट्रेन कहते हैं, फाई। डेट मीन्स यहाँ पर भी आपका एक एंगल बन गया जिसे हम एंगल ऑफ ट्विस्ट कह देंगे, थीटा। फाई और थीटा दोनों समझ में आ रहा है सभी को? अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर टॉर्जन इक्वेशन मैंने पहले लिख दिया, जो हमें प्रूव करनी है, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। ये होती है टॉर्जन इक्वेशन। टी आप लोग जानते हैं टॉर्क होता है, जे आपको मैंने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वाले चैप्टर में पढ़ाया था, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी भी सर्कुलर शाफ्ट का जेड अक्ष के प्रति मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है। आगे बताऊंगा आपको मैं। टाउ यहाँ पर लिखा है, टाउ शियर स्ट्रेस होता है, कर्तन प्रतिबल। आपको बताया ये टॉर्जन के कारण क्या होता है, शियर स्ट्रेस उत्पन्न होता है। आर इस शाफ्ट की रेडियस है, आर क्या है, शाफ्ट की रेडियस मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ, आर, ये आर है, ठीक है? शाफ्ट की रेडियस आर। जी यहाँ पर, जी आपने पढ़ा है ना, कर्तन मापांक, ठीक है? शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं। थीटा आपको बता ही दिया, एंगल ऑफ ट्विस्ट है। एल यहाँ पर शाफ्ट की लंबाई है। अब इसको प्रूव करते हैं। थोड़ा सा स्टार्टिंग पार्ट मैंने टाइम एक्स्ट्रा ले लिया आपका, बट अब आपको समझ में आ जाएगा इजीली, ठीक है? तो जो हमें प्रूव करना है उसको मैं मिटा रहा हूँ और पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ, यही आपके सामने आ जाएगा निकल के, ठीक? डायग्राम आप समझ गए, डायग्राम के बारे में हम आपको समझा चुके, ठीक? अब आगे चलते हैं हम बिल्कुल पॉइंट वाइज। सबसे पहले हम ट्रेंगल लेंगे, कौन सा वाला, ये ले लो, सी ए और ए डैश, ट्रेंगल सी ए डैश से, ठीक है? सी ए डैश ट्रेंगल, इसमें क्या होगा, इसमें आप लगाइए टेन फाई, ये फाई एक तरह से समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है आपको ये, ठीक है? समकोण त्रिभुज की तरह बनेगा। तो टेन फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बट्टे आधार होता है ए डैश अपॉन सी ए
ए डैश अपॉन सी ए। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? ठीक है, ये एक तरह से समकोण त्रिभुज की तरह बनेगा। यहाँ पर अगर इसको आप देखेंगे सीधा लाइन रहेगी लगभग सीधी यहाँ से, तो ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं हम। ठीक, तो हमने tan फाई सी ए डैश अपॉन सी ए लगा दिया। इतना सभी को समझ आ रहा है? तो यहाँ पर लिख देना आप क्या, चूंकि फाई इज वेरी स्मॉल, फाई क्या है, बहुत स्मॉल है, इसीलिए tan फाई बराबर फाई लिख देंगे। यहाँ पर tan फाई इक्वल टू फाई, इसकी जगह फाई लिखिए, फाई लिख दिया बराबर ए डैश हमें पता नहीं है कितना है, ए डैश नहीं पता, सी ए हमें पता है, सी ए एल है। मैंने आपको पहले ही कहा था ये ए पॉइंट जो है सेंटर के जस्ट ऊपर रहता है, इसीलिए आप ये मत देखना कि यहाँ से तो कम दिख रहा है, ये एल ही रहता है, इसके ऊपर होता है इसलिए। ठीक है, एल हो गया, यहाँ तक समझ आ रहा है? यहाँ से हम ए डैश निकाल सकते हैं, ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, फाई इंटू एल आ गई। इतना आप बॉक्स में बंद कर दीजिए या फिर इसको एक इक्वेशन बना लीजिए, फर्स्ट इक्वेशन। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ गया। अब आप ए डैश देखो तो एक चाप बन रहा है, एक आर्क बन रहा है। हम जानते हैं, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने फॉर्मूला, कोण बराबर चाप बट्टे त्रिज्या, चाप बट्टे त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिख लेंगे एंगल, इंग्लिश में लिख लीजिएगा आप, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर एंगल देखिए, अब हम यहाँ ले रहे हैं ये वाला एंगल थीटा बन रहा है, यहाँ पर थीटा ले लिया बराबर चाप हमारा ये वाला यहाँ से यहाँ तक। इसको अगर आप देखें ध्यान से तो इस तरह से ले रहे हैं हम, ये चाप था आपका और ये इस तरह से ये रेडियस है और यहाँ पर ये थीटा एंगल बन रहा था और ये आपका ए डैश था और ये ए है। ये वाला पार्ट, सिर्फ इतना वाला पार्ट देखना है, तो क्या हो जाएगा, कोण हो गया ये बट्टे चाप कितना है, ए डैश है, ए डैश अपॉन में रेडियस आर है। समझ पा रहे हैं सभी? यहाँ से ए डैश की वैल्यू निकालो, फर्स्ट में पुट कर दो, यहाँ से ए डैश कितना आ गया, ए डैश। ठीक है, ए डैश बराबर आर थीटा आ गया, आर थीटा। इसको पुट कर दो कहाँ, इक्वेशन फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब यहाँ रखेंगे ए डैश तो यहाँ से मिल जाएगा आपको आर थीटा इक्वल टू फाई इंटू एल। ये बताइए समझ आ रहा है? ये चीज़ सभी को क्लियर है ना? आर थीटा इक्वल टू फाई इंटू में एल। यहाँ से आप फाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। फाई बराबर क्या आ गया, फाई बराबर आ गया आर थीटा अपॉन में एल। ये एक इक्वेशन 2 मिल गई आपको, फाई की वैल्यू, इक्वेशन 2। उम्मीद है यहाँ तक सभी को समझ आया होगा। क्लियर है ये चीज़? आप इतना नोट कीजिए, मैं इसको रफ करके आगे समझाता हूँ। ठीक है, ये 2-3 बार आपको मिटाना पड़ेगा, इसी तरह काफ़ी लेंदी रहता है डेरिवेशन, बहुत बड़ा डेरिवेशन है लेकिन इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कन्वेंशनल एग्जाम हुए तो यहाँ से फिक्स कर लीजिए, क्वेश्चन ये वाला आएगा ही आएगा एग्जाम में। इसको हटाते हैं, अब देखिए आगे, यहाँ से आगे देखिए, अब फाई हमारा शियर स्ट्रेन है ना, शियर स्ट्रेन है। हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है, हमने हुक्स लॉ में पढ़ा है क्या, वी नो डेट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ शियर स्ट्रेस है तो लिख देंगे शियर स्ट्रेस कर्तन प्रतिबल समानुपाती होगा शियर स्ट्रेन के कर्तन विकृति के, कर्तन प्रतिबल समानुपाती कर्तन विकृति। कर्तन प्रतिबल को हम टाउ से डिनोट करते हैं, टाउ। ठीक है, समानुपाती कर्तन विकृति हमारा फाई है। समझ पा रहे हैं यहाँ तक? जब हम इस टाउ को इक्वल में लाते हैं तो यहाँ से जी इंटू फाई आता है। जी यहाँ पर कर्तन मापांक होता है, आगे लिखवाएंगे आपको सब कुछ। ठीक है, मैं साइड में लिख भी दे रहा हूँ। वैसे जी जो होता है यहाँ पर शियर मॉडुलस होता है या मॉडुलस ऑफ शियर होता है, मैं सिंपल लिख दे रहा हूँ शियर मॉडुलस, कर्तन मापांक, इसका नाम लिख दिया मैंने। ठीक, ये वाला लिख दीजिएगा जहाँ पर जी बराबर शियर मॉडुलस होता है यानी कर्तन मापांक होता है, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दृढ़ता मापांक भी हम इसको कहते हैं। समझ गया तक? फाई निकालो यहाँ से और समीकरण 2 में रख दो, टाउ अपॉन जी आ गया, पुट इन इक्वेशन 2 यहाँ रखो, फाई की जगह क्या आ जाएगा, टाउ अपॉन जी इक्वल टू में आर थीटा अपॉन में एल। हमने जो टॉर्जन इक्वेशन पढ़ी वो क्या थी हमारी इक्वेशन, टी अपॉन जे इक्वल टू में टाउ अपॉन आर इक्वल टू में जी थीटा अपॉन एल। जी थीटा अपॉन एल मतलब थीटा के साथ जी आना चाहिए, आर को इधर ले आओ, थीटा को इधर ले जाओ, क्या आ गया आपका टाओ, यहाँ से आ गया क्या टाओ अपॉन में आर, नीचे आ जाएगा इसके आर, टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। हमें आधा मिल गया, आधा डेरिवेशन हमारा हो चुका है ये। ठीक है, इक्वेशन ने मान लिया इसको 3 है, देख लो इतना सॉल्व हो गया, केवल टी अपॉन जी और करना है आपको सॉल्व। ये आ गया इतना, आधा डेरिवेशन हमारा हो गया कंप्लीट। यहाँ तक इतना समझ आ रहा है? ये चीज़ बताइए, क्लियर है सभी को ये?
चलिए अब इसके बाद देखिए आगे, मैं नीचे का मिटा रहा हूँ, आप लिखते रहिएगा। इक्वेशन 3 तक हम कर चुके, ठीक। ये चीज़ भी आप लोग समझ गए थे। अब इस डायग्राम का यूज़ नहीं होगा, मैं इधर भी मिटा देता हूँ जिससे कि हम एक ही बार में सॉल्व कर पाएँ। इसको मिटा दें, ठीक है। आप लोग प्लीज़ करके इसको बना लीजिएगा। इसको मिटा रहा हूँ अब। आधा डेरिवेशन होने के बाद यहाँ पर आपको छोटा सा एक डायग्राम बनाना है। डायग्राम ये साफ्ट है कोई भी, जो सर्कुलर है इसका क्रॉस सेक्शन, ठीक, यहाँ। और आपने इसके अंदर एक कोई भी एक पट्टी ले ली, वृत्ताकार पट्टी है कोई एक, ठीक, ये वाली, जिसकी मोटाई आपने ले रखी है dr, ठीक है। एंड इसकी रेडियस सपोज आपने स्मॉल r ले ली, रेडियस कितनी है स्मॉल r। एंड जो बाहर वाला साफ्ट था, ये वाली साफ्ट, इसकी रेडियस आपने ले रखी है कैपिटल R। समझ पा रहे हैं इतना सभी। एंड आपने मान लिया जो ये साफ्ट है ना, इस साफ्ट पे शियर स्ट्रेस, इस पर जो शियर स्ट्रेस है Q है, इस पर पट्टी जो ले रखी है इस पर Q है। एंड जो ये वाला है साफ्ट जो थी, इस पर शियर स्ट्रेस टाउ है। एक बार मैं रिपीट कर दूं फिर से डायग्राम के बारे में। आप लिखेंगे क्या, हमने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा लिखना। माना किसी वृत्ताकार साफ्ट, माना किसी वृत्ताकार साफ्ट जिसकी त्रिज्या R है, इसके सतह पर टाउ कर्तन प्रतिबल उत्पन्न होता है, ठीक। एंड इसके अंदर एक वृत्ताकार पट्टी मानी गई है जिसकी मोटाई dr है, त्रिज्या स्मॉल r है। एंड इसकी सतह पर शियर स्ट्रेस स्मॉल q है। ये चीज़ आप लोग लिख देंगे खुद से ना, यानी साफ्ट की त्रिज्या कैपिटल R, साफ्ट में शियर स्ट्रेस टाउ। एंड इस पट्टी पर वृत्ताकार पट्टी, सर्कुलर रिंग जो ले रखी है, स्ट्रिप ले रखी है, इसकी रेडियस स्मॉल r, मोटाई dr और इसमें शियर स्ट्रेस q है। इतना करने के बाद अब हमें निकालना क्या, हमें निकालना है टॉर्क T निकालना है, पता है ना आपको, टॉर्क T निकालना। देखिए टॉर्क क्यों कह दीजिए या टॉर्क कह दीजिए, हिंदी में इसको मरोड़ घूंड कहते हैं, मरोड़ घूंड, जिसे हम T से दर्शाते हैं। T बराबर क्या होगा, T एक तरह का मूवमेंट है, घूंड मूवमेंट, बल गुणा दूरी। तो फोर्स इनटू में डिस्टेंस कितनी है इसमें, r दूरी पर पट्टी ले रखी है हमने। इतना समझ पा रहे हैं सभी। हम स्ट्रिप के लिए ले रहे हैं, पहले स्ट्रिप के लिए कर रहे हैं सॉल्व यहाँ से आगे। इतना समझ आ रहा है। यहाँ पर इन दोनों में रिलेशन और निकाल लो, टाउ में और क्यू में क्या रिलेशन आएगा। अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊँ, शियर स्ट्रेस डायग्राम डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बाहर तक नीचे तक यहाँ तक, ठीक। और ये मान लो ये सेंटर था, यहाँ पर ये सेंटर था और ये बाहर वाला सतह है, यहाँ पर जो शियर स्ट्रेस है टाउ है। एंड जो पट्टी ले रखी है वाली पट्टी बना ही दे रहा हूँ ठीक से, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। इसमें जो शियर स्ट्रेस है कम है, वो क्यू आ रहा है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ हमने क्या कर दिया, ट्रायंगल टाइप से बना दिया, इस तरह वेरी कर रहा है ये ऐसे। ये चीज़ बताइए समझ आ रहा है। सेम डायग्राम नीचे भी बनेगा, नीचे टाउ होगा, यहाँ पर क्यू होगा, एक तरफ बना दिया मैंने। और देखो यहाँ पर साफ्ट की जो त्रिज्या है ये कैपिटल R है, बाहर से बाहर तक यहाँ तक। और जो पट्टी ले रखी इसकी त्रिज्या स्मॉल r थी, यहाँ तक सिर्फ। ये चीज़ समझ पा रहे हैं सभी। अगर ये बाद में लिखना, पहले इसी को कर लो, ये टॉर्क बाद में लिखना। मैं T इसमें कैपिटल, इसमें टाउ में और स्मॉल क्यू में रिलेशन निकाल दे रहा हूँ। ये डायग्राम समझ गए थे हम। बाहर वाले सरफेस पर हमने देखा टॉर्क कितना आ रहा था हमारा, बाहर वाले सरफेस पे हमारा टॉर्क जो आ रहा था टाउ आ रहा था, ठीक, टाउ। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया बाहरी सरफेस पर टाउ हो गया, इसके शियर स्ट्रेस की वैल्यू, ठीक, टॉर्क नहीं शियर स्ट्रेस। इसके बाद हमने इस पर देखा पट्टी पे, यहाँ पे कितना आ रहा है, स्मॉल क्यू आ रहा है। साफ्ट की त्रिज्या कैपिटल R और इसकी त्रिज्या कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। अब यहाँ से जब आप लगाएंगे सिमिलर ट्रायंगल लगा दीजिए, समरूप त्रिभुज, सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है। समरूप त्रिभुज का गुण क्या होता है, समरूप त्रिभुज बन रहा है, एक बड़ा वाला बन रहा है, ये वाला दिख ना, ये वाला टाउ और r वाला, और एक क्यू और स्मॉल r वाला बन रहा है। तो इनके आधार और ऊंचाई का रेशियो सेम रहता है। इसका आधार कितना है, टाउ है, और इसकी ऊंचाई मतलब r है। दूसरे वाले का आधार q है और इसकी ऊंचाई स्मॉल r है। समझ पा रहे हैं। इस कैपिटल R को आप इस साइड ला सकते हैं, तो यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, टॉ की वैल्यू, या फिर इसकी वैल्यू। आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, सिर्फ इतना सा लिख करके। यहाँ हम 3 इक्वेशन ला चुके थे, चौथी इक्वेशन है। मतलब कहने का ये साफ्ट का कर्तन प्रतिबल और त्रिज्या, इन दोनों का रेशियो बराबर होता है किसमें, जो इसमें स्ट्रिप मान रखी है, स्ट्रिप का शियर स्ट्रेस अपॉन में इसकी रेडियस, ये इक्वल होता है। अब लगाइए टॉर्क का फॉर्मूला। टॉर्क यानी मरोड़ घूंड, मरोड़ घूंड जिसे हम क्या कहते हैं, मरोड़ घूंड T बोलते हैं।
टी बराबर फोर्स इंटू में डिस्टेंस होगा, हम पट्टी के लिए कर रहे हैं पहले सॉल्व, ठीक है। टी बराबर एफ इंटू आर होगा फोर्स। अब आपने ये भी पढ़ा है क्या, फोर्स इक्वल टू होता है स्ट्रेस इंटू एरिया, स्ट्रेस इंटू एरिया होता है। अब यहाँ शियर स्ट्रेस है, लिख दीजिएगा बाई लैंग्वेज, आप लैंग्वेज में लिख दीजिएगा इसको, ये फोर्स इंटू डिस्टेंस है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक। फोर्स को स्ट्रेस इंटू एरिया कहते हैं, तो स्ट्रेस इंटू में एरिया इंटू में ये डिस्टेंस है पीछे। ये चीज़ सभी को समझ आ रहा है, बल गुणा दूरी, और यहाँ स्ट्रेस गुणा एरिया हो गया बल का मान और दूरी। तो टी बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, स्ट्रेस देखिए हम पट्टी की बात कर रहे हैं, पट्टी पर स्ट्रेस स्मॉल क्यू था, इस पट्टी पर जो स्ट्रेस आ रहा है स्मॉल क्यू है, तो स्मॉल क्यू ले लिया, इंटू एरिया, इस पट्टी का एरिया क्या होगा, जब भी कोई कुछ मोटाई की पट्टी होती है उसका एरिया आता है परिधि गुणा मोटाई, परिधि 2πr आएगी, ये आपने सबने पढ़ा होगा सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, इंटू में इसकी थिकनेस dr है, ये हो गया इसका एरिया, इंटू में डिस्टेंस स्मॉल r है, स्मॉल r ले लिया। तो यहाँ से टी बराबर क्या आ गया निकल के, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आ गया 2πqr² इंटू dr, ठीक है। ये क्या आ गया, टी आ गया, इस पट्टी में टॉर्क आ गया। अब हम संपूर्ण काट का निकालेंगे, ये जो तीसरी इक्वेशन आई है मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल, ठीक है। इसको मिटाएंगे यहाँ से आगे, अब सॉल्व करेंगे आगे, प्लीज़ करके सही से समझते चलिएगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा डेरिवेशन है ये, तो कराना इसलिए ज़रूरी है, पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। ये तीसरी इक्वेशन थी यहाँ जो हमने लिखी है। अब आगे देखेंगे, यहाँ से आगे ये पट्टी में निकाल लिया, हम लिखेंगे संपूर्ण काट के लिए, ठीक है, फॉर होल सेक्शन या टोटल सेक्शन, टोटल सेक्शन या टोटल साफ्ट, साफ्ट लिख लो फॉर टोटल साफ्ट। टोटल साफ्ट के लिए टी बराबर क्या आएगा, जो पट्टी लिए इसका इंटीग्रल कर दो, इंटीग्रल में लिमिट कहाँ तक रहेगी, 0 सेंटर से लेके बाहर तक, कैपिटल आर, 0 से कैपिटल आर रहेगा, और इसको यहाँ पुट कर दो, कितना है 2πq और ये स्मॉल r² इंटू dr, समझ आ रहा है। q की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 4 से निकाल के, क्या आएगा 0 से r 2π, अब स्मॉल q की वैल्यू बताओ क्या आएगी, इस r को इधर ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, टाउ मिल गया, इंटू में स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, ये q की जगह रखा है, यहाँ r² इंटू dr, ठीक है, बराबर 2π हमने बाहर लिया यहाँ से, और क्या ये भी बाहर आएगा टाउ अपॉन r, क्योंकि ये कांस्टेंट है सब कुछ यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ जो बच गया उसे लिख दो, अंदर क्या बच गया, 0 से r लिमिट है कैपिटल R, 2π बाहर चला गया, टाउ अपॉन r, ये r है और r की घात 2, r की पावर 3 हो जाएगा, इंटू में dr, इसका इंटीग्रल करो यहाँ से, तो 2π ये सब कुछ t के बराबर चल रहा है, t बराबर, ठीक है, 2π टाउ अपॉन r, तो यहाँ t बराबर आ गया 2π टाउ अपॉन r, इंटू में यहाँ कैपिटल R पुट करेंगे तो कैपिटल R की पावर 4 अपॉन में क्या आएगा नीचे यहाँ पर 4, ठीक है। अब यहाँ से आगे इसको सिंप्लीफाई करिए, देखिए सिंप्लीफाई करिए इसको, t बराबर 2π टाउ अपॉन कैपिटल R इंटू यहाँ लिख देंगे इस r की जगह पे dy2 की पावर 4, और नीचे अपॉन में ये 4 है, यहाँ तक शायद दिख रहा होगा, आगे इधर कर लेते हैं। t बराबर कितना आ गया, देखो टाउ अपॉन r तो अलग रखो आप, इंटू में ये 2π है, 2π यह हो जाएगा d की घात कितना हो गया, ये d की घात 4, d की घात 4 हो गया। अब नीचे देखो अपॉन में क्या आएगा, नीचे आएगा 2 की घात 4 का मान कितना होता है, 16 होता है, 16 का 4 में गुणा कर दो, नीचे आया कितना 16 आया, और ये 4 नीचे पहले से था, ठीक है, समझ पा रहे हैं। इसको काट सकते हैं आप इससे, इसको काटेंगे इससे कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा, ये 2 बार कट गया। अब देखो क्या बचा, टी बराबर टाउ अपॉन r इंटू में पाई d की घात 4 बट्टे में 16 दूनी 32, और ये आप सबको पढ़ा रखा है, इसको हम पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसे हम बोलते हैं जे बराबर होता है, नीचे लिख देना है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे बराबर होता है पाई d की घात 4 बट्टे 32, ठीक है, ये जे होता है पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जे, इसकी जगह जे लिख दीजिए, तो टी बराबर टाउ अपॉन r इंटू में जे आ गया, जे को इधर ले जाओ, तो टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन r, ये एक नई इक्वेशन मिल गई, इक्वेशन 4 कह दीजिए इसको, इक्वेशन 4 ही हुई है ना, हाँ नहीं 4 यहाँ हो गई थी, 5 कह दीजिए इसको, इक्वेशन 5 मिल गया आपको। इक्वेशन 5 को और 3 को देख लीजिए, ये तीसरी इक्वेशन थी, यहाँ टाउ अपॉन r बराबर जी थीटा अपॉन एल है, यहाँ टाउ अपॉन r किसके बराबर है, यहाँ भी टाउ अपॉन r है, यहाँ टाउ अपॉन r जी थीटा अपॉन एल के बराबर है, और यहाँ टाउ अपॉन r टी अपॉन जे के बराबर है, तो इन दोनों को इक्वल रख देंगे यहाँ पर,
क्लियर ना, इसको नोट करिए प्लीज जल्दी से। इधर का पार्ट में मिटा रहा हूं और यहां पे लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, 3 और 5 से इधर क्या है देखो, 5 तो क्या आई थी आपकी टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर, ये 5वीं इक्वेशन थी, टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर, और टाउ अपॉन आर तीसरी इक्वेशन में किसके बराबर है, जी थीटा अपॉन एल के, तो जी थीटा अपॉन एल, यही हमारी क्या होती है टॉर्जन इक्वेशन। इसे क्या कहते हैं हम, इसे कहते हैं टॉर्जन इक्वेशन, मरोड़ समीकरण। ठीक है, ये प्रूव हो गई है टॉर्जन इक्वेशन। समझ आ गया होगा आप सभी को, थोड़ा सा लेंथी था इसलिए बीच बीच में मिटाना पड़ा, तो प्लीज़ करके आपने अगर फोकस किया होगा तो आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। समझ गए ना सब लोग, क्लियर हुआ सभी को ये। अब इसको हम यहाँ से इसके टर्म के बारे में एक बार लिख देते हैं, टी क्या है, जे क्या है, टाउ आर, हालांकि बीच में बता दिया सब कुछ, फिर भी एक बार मैं अलग से इसके टर्म लिख देता हूँ, कौन से टर्म क्या क्या है, ताकि हमें टर्मोलॉजी पता रहेगी तो हमें इक्वेशन भी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 2-3 बार इसको अच्छे से याद करना। जिस तरह से बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन थी वैसे ही ये है टॉर्जन इक्वेशन। ठीक है, फर्क इतना है, बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन में क्या आता था, मूवमेंट एम आता था, यहाँ पर मूवमेंट टी आ रहा है, जिसे हम ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं। ठीक, उसी से कंपेयर करके भी आप इसे याद रख सकते हैं। आपने बेंडिंग मूवमेंट इक्वेशन पढ़ी थी ना, एम अपॉन आई, देखो आपको एक बार कंपेयर करा देते हैं, उसके जैसी ये बिल्कुल मिलती जुलती। वहाँ आपने क्या पढ़ा था, वहाँ आपने पढ़ा था एम अपॉन आई इक्वल टू, वहाँ भी सिग्मा अपॉन एम अपॉन आई इक्वल टू सिग्मा अपॉन बाई इक्वल टू ई अपॉन आर, ई अपॉन आर, यही पढ़ा था आपने। यहाँ पर मूवमेंट एम था, यहाँ पर मूवमेंट क्या टी है, तो यहाँ पर टी बराबर क्या है टॉर्क या ट्विस्टिंग मूवमेंट, ये भी मूवमेंट है, ट्विस्टिंग मूवमेंट कहते हैं इसको, ट्विस्टिंग मूवमेंट, जिसे हम हिंदी में, मतलब दूसरा नाम इसका टॉर्क होता है, टॉर्क्यू। ठीक है, इसको हिंदी में मरोड़ घूर्ण कहते हैं, मरोड़ घूर्ण। अब चूंकि ये मूवमेंट है इसलिए न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट लीजिएगा आप, न्यूटन इंटू मीटर इसकी यूनिट रहेगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद आगे देखिए क्या है, फिर इसके बाद जे है, जे यहाँ पर आई होता था मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पर भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, मगर यहाँ पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, कौन सा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया जिसे हम कहते हैं ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण, ध्रुवीय जड़त्वाघूर्ण, जड़त्वाघूर्ण मीटर की पावर 4 कर दीजिए या फिर mm की पावर 4 में लिया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या है, टाउ है, टाउ शियर स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, कर्तन प्रतिबल, कर्तन या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लीजिएगा या फिर न्यूटन पर mm स्क्वायर में। ठीक है, इसके बाद क्या है, आर, आर रेडियस ऑफ शाफ्ट है, रेडियस ऑफ शाफ्ट, आर यहाँ भी आता था ये वाला, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर होता था, यहाँ पर रेडियस ऑफ शाफ्ट है, शाफ्ट की त्रिज्या। त्रिज्या एक दूरी है तो मीटर में या फिर mm में लेंगे इसको। इसके बाद क्या, जी, शियर मॉडुलस कहते हैं इसको, या फिर मॉडुलस ऑफ शियर, शियर मॉडुलस, और दूसरा नाम बताया था इसका मॉडुलस रिजिडिटी, मॉडुलस रिजिडिटी, हिंदी में इसको कर्तन मापांक, कर्तन मापांक या फिर दृढ़ता मापांक, दृढ़ता मापांक लिखते रहिए। ठीक, समझ पा रहे हैं इतना, ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में होता है। ठीक, इसके बाद थीटा आएगा, थीटा एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये एंगल ऑफ ट्विस्ट, मरोड़ कोण, मरोड़ कोण, ये रेडियन में होता है, किस में होता है, रेडियन में, रेडियन। ठीक है, रेडियन। इसके बाद क्या है, एल, एल लेंथ ऑफ शाफ्ट, लेंथ ऑफ शाफ्ट यानी शाफ्ट की लंबाई,
शाफ्ट की लंबाई मीटर में लीजिएगा या फिर डिस्टेंस है तो mm में ले लीजिएगा। ये बताइए, इनके टर्म्स अभी लिख दिए मैंने, एक बार आप इनको भी नोट कर लें, अब आपको कोई कैसी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो टॉर्जन इक्वेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा सा टाइम लग गया एक्स्ट्रा, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं मगर समझाना जरूरी था। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, ठीक है। चौथा टॉपिक देखते हैं, इसको रफ कर दें, चलिए इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए समझते हैं चौथा टॉपिक, मरोड़ दृढ़ता यानी टॉर्जनल रिजिडिटी, या फिर दूसरा नाम है इसका कड़ापन, स्टिफनेस। अब किसे कहते हैं हम स्टिफनेस या फिर टॉर्जनल रिजिडिटी, ध्यान से आप लोग समझेंगे, ठीक है। तो टॉर्जनल रिजिडिटी को मैं आपको एक ट्रिक की हेल्प से याद कराता हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको लॉन्ग टर्म तक हमेशा याद रहेगी ये ट्रिक, ठीक है। तो जो हमारी सिस्टर होती हैं, जो दीदी होती हैं, जो शादीशुदा दीदी हैं, उनके हस्बैंड को हम क्या बोलते हैं, जीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीजा। और अगर हमारी एक से ज़्यादा सिस्टर हैं तो हमारे पास एक से ज़्यादा जीजा होंगे, तो उनको हम क्या कहेंगे, जीजे। क्या कहेंगे, जीजे। तो हमारे जीजे आ रहे हैं, बोलते हैं ना ऐसे, जीजे। क्या बोलेंगे, जीजे। समझ पा रहे हैं, जीजे। तो जी और जे के मल्टीप्लाई को हम क्या कहते हैं, टॉर्जनल रिजिडिटी बोलते हैं। याद रहेगा आप सभी को, उम्मीद है आपको याद रहेगा ये। जी यहाँ पर क्या होता है, जी आपका शियर मॉडुलस होता है या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड जे क्या होता है, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। तो जो भी आपके जीजाजी होंगे आप उनसे बोलिएगा हेलो माय डियर स्टिफनेस, क्या, कड़ापन, स्टिफनेस, ठीक है। तो आपको याद रहेगा हमेशा स्टिफनेस बराबर जीजे, ठीक है, गुड। चलिए इनके नाम भी लिख देते हैं यहाँ पर, हालांकि मैं आपको लिख चुका हूँ ऑलरेडी पहले ही, जी और जे के। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन बताऊँ तो आप डेफिनेशन बता सकते हैं इजीली, क्या होगी, टॉर्जनल रिजिडिटी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ शियर मॉडुलस एंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ शियर मॉडुलस एंड पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड एज टॉर्जनल रिजिडिटी। हिंदी में कहते हैं कर्तन मापांक तथा ध्रुवीय जड़त्वागुण के गुणनफल को मरोड़ दृढ़ता कहते हैं। क्लियर ना सभी को। अब हमने अभी देखी थी टॉर्जन इक्वेशन, क्या देखी, टॉर्जन इक्वेशन क्या होती है, चूंकि टी अपॉन जे बराबर टाउ अपॉन आर इक्वल टू जी थीटा अपॉन एल। अब हमें जी जे को एक पास लिखना है, किसको, जी जे को। तो ये जी है, ये जे है, तो इन दोनों को ले लो सिर्फ, किस किस को, टी अपॉन जे बराबर जी थीटा अपॉन एल, बीच वाला टर्म छोड़ सकते हैं इसमें। यहाँ से जी जे के पास लाओ तो क्या आ जाएगा, टी इसके पास पहुँच जाएगा। तो यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आ जाएगा, जी जे थीटा बराबर टी इंटू एल, डेट मीन्स जी जे बराबर टी इंटू एल अपॉन थीटा। क्लियर है सभी को ये। तो यहाँ से आप जी जे का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं, क्या हो जाएगा, टी इंटू एल अपॉन थीटा हो जाएगा। क्लियर ना, याद हो गया सभी को। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, टॉपिक नंबर 5 देखते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, जी जे को नोट कर लीजिए। चलिए समझते हैं 5वां टॉपिक, शाफ्ट द्वारा पारिषित शक्ति यानी पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट। किसी भी शाफ्ट के द्वारा कितनी पावर को ट्रांसमिट किया जा सकता है, इसके बारे में समझने वाले हैं, ठीक है। हमने मान लिया कोई भी शाफ्ट थी, उसकी रेडियस है आर, तो माना आर त्रिज्या की शाफ्ट है, इस पर एक बल कार्य कर रहा है जिसे हम स्पर्शिबल या फिर टेंजेंशियल फोर्स कहेंगे, आप इसको शियर फोर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। एफ न्यूटन का कार्य करता है, मतलब कोई शाफ्ट है, कोई भी शाफ्ट है, जैसे कोई शाफ्ट का क्रॉस सेक्शन बना दिया मैंने, और इस पर जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, स्पर्शिबल लग रहा है, जो कि एफ न्यूटन का है, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। अब ये एफ न्यूटन का स्पर्शिबल है तो क्या करेगा, इसको घुमाएगा, ऐसे रोटेट कराएगा शाफ्ट को। शाफ्ट को क्या कर रहा है, रोटेट करा रहा है, और रोटेट किससे करा रहा है, एन चक्कर पर मिनट के हिसाब से रोटेट करा रहा है इसको। इतना समझ पा रहे हैं सभी लोग। तो आप लिख सकते हैं कि माना आर त्रिज्या की शाफ्ट पर एक स्पर्शिबल एफ न्यूटन का कार्य करता है, जिसके द्वारा शाफ्ट एन चक्कर प्रति मिनट यानी आरपीएम मतलब राउंड पर मिनट, आरपीएम पर घूमने लगती है, ठीक है। अब घूमने लगती है तो जो शाफ्ट है वो शाफ्ट द्वारा किया गया कार्य निकालेंगे पहले, क्योंकि हमने पढ़ा है शक्ति किसे कहते हैं, कार्य के परिवर्तन की दर को, ठीक है। किसको, शक्ति, जो पावर हम सब ने पढ़ा है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है, वर्क अपॉन टाइम। टाइम को मैं स्मॉल टी में लिख दे रहा हूँ, वर्क अपॉन टाइम हम सब ने पढ़ा है ये, ठीक है। शक्ति बराबर कार्य के परिवर्तन की दर को शक्ति कहते हैं, ठीक है। तो पहले हम कार्य निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एक चक्कर में शाफ्ट द्वारा किया गया कार्य। इंग्लिश वाले बच्चे लिख सकते हैं इसको क्या, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इसको वर्क डन इन ए राउंड बाई शाफ्ट, ठीक है। एक शाफ्ट द्वारा
एक चक्कर में किया गया कार्य को मैं यहाँ W से डिनोट कर दे रहा हूँ। कार्य W बराबर क्या आएगा, आपने पढ़ा है कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, बल गुणा दूरी। ठीक है, तो हमने बल F ले लिया गुणा दूरी। दूरी कितनी होगी, एक शाफ्ट है कोई यहाँ से घूम करके फिर से यहीं पे आएगी, एक राउंड में कितनी दूरी कवर करेगा, अपनी परिधि के बराबर। परिधि 2πr होती है, अगर मैंने इसकी रेडियस r मान ली तो। इतना सभी को समझ आ रहा है, बल गुणा दूरी कर दिया, एक राउंड में अपनी परिधि के बराबर घूम जाता है, सरकमफ्रेंसेस के बराबर घूम जाता है। कोई भी सर्कुलर सेक्शन हो तो पूरा कितना घूम जाएगा, 2πr। ठीक है, अब हम लिखेंगे कितने चक्कर n, तो लिख लीजिए n राउंड पर मिनट, n आरपीएम में शाफ्ट द्वारा किया गया कार्य, यानी n चक्कर प्रति मिनट में किया गया कार्य। ठीक है, वर्क डन बाय शाफ्ट इन n आरपीएम, तो इसमें n से मल्टीप्लाई कर देंगे, f इंटू 2πr इंटू में n। ये सभी को समझ आ रहा है, ये सभी को क्लियर हुआ ना, इतना आ गया ये यहाँ तक बताइए, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। ठीक है, इसकी यूनिट क्या आएगी, देखो फोर्स न्यूटन में होगा, फोर्स किस में होगा, न्यूटन में। तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं न्यूटन इंटू में, न्यूटन में हो गया, और दूरी r यहाँ पर रेडियस है, मीटर में होगी, न्यूटन मीटर प्रति, यहाँ मिनट में होगा क्योंकि आरपीएम राउंड पर मिनट था ना, पर मिनट मतलब मिनट में होगा, ये प्रति मिनट में। इतना आ गया, न्यूटन इंटू मीटर पर मिनट। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब लिखेंगे हम क्या, शाफ्ट द्वारा पारित शक्ति। लिख लीजिए शाफ्ट द्वारा पारित शक्ति, यानी पावर, POWER, पावर ट्रांसमिटेड बाय द शाफ्ट, अब देखिए शाफ्ट कितना पावर ट्रांसमिट कर पाता है। तो हमने पहले ही कहा था सब पावर को पी से डिनोट कर रहे हैं, कार्य के समय दर को कहते हैं। तो यहाँ वर्क कितना आया था, ये F इंटू में F गुणा R में एक साथ लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर F गुणा R एक साथ लिख दिया, क्या बच गया 2πn। समझ पा रहे हैं, ये पर मिनट में था, मैं यहाँ पर समय कितना लूंगा, मैं 60 से डिवाइड कर दे रहा हूँ इसमें, तो मिनट का सेकंड बन जाएगा, मतलब नीचे जो पर मिनट है ना, इसमें 60 से नीचे गुणा कर दिया, सेकंड बन गया। तब क्या आ गया, ये आ गया न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड, न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड आ गया ये निकल के। ठीक है, F इंटू आर क्या होगा, बल गुणा दूरी टॉर्क होता है, यहाँ लिख दीजिएगा P बराबर आ जाएगा, T आ गया, ये T 2πn में आगे लिख दे रहा हूँ, 2πn आगे लिख दिया मैंने, इंटू में यहाँ क्या आ गया, T आ गया, T अपॉन में 60 क्या आया, न्यूटन इंटू मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, ये लिख भी देना। अब यहाँ पर क्या लिख देना, चूंकि T बराबर क्या होता है, F इंटू आर होता है, इसलिए मैंने F इंटू आर की जगह पर T लिख दिया है, बाकी सब सेम रखा। ये न्यूटन मीटर पर सेकंड आ गया। न्यूटन मीटर पर सेकंड को हम क्या कहते हैं, वाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ये आकर के लिख देना वाट, WATT वाट, हिंदी में भी वाट। शक्ति का मात्रक जो होता है क्या होता है, वाट होता है ना, तो वाट हो गया ये। न्यूटन मीटर पर सेकंड को ही हम वाट बोलते हैं। क्लियर। अब अगर मैं इसको किलोवाट में चेंज करना चाहूँ पावर को, तो क्या कर दूंगा मैं, 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2πnt अपॉन में 60 गुणा 1000 कर दीजिए, 1000 तो आपका किलोवाट आ गया। क्या आ गया, किलोवाट। ठीक है, हिंदी में कह सकते हैं आप इस तरह से, किलोवाट। मुझे लगता है यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। ठीक है, सभी लोग इजीली इसको समझ सकते हैं। किलोवाट में आ गया निकल के ये। ठीक है, K इंटू वाट लिख दिया मैंने यहाँ, या शॉर्ट में KW लिख दो, सिंपल KW। ठीक है, किलोवाट। यहाँ तक क्लियर है सभी को ये चीज़। ठीक है, अब इसको आप और सिंप्लीफाई करेंगे तो P बराबर, यहाँ से पावर P बराबर आ जाएगा आपका 2π को 60,000 से डिवाइड कर दो, जैसे 60,000 लिखेंगे और अपॉन में 2π, तो ये 9550 के समथिंग आएगा। 60,000 लिखो और इसको मैं नीचे ला करके इसमें भाग कर रहा हूँ, 60,000 में डिवाइड कर रहा हूँ 2 इंटू पाई से, 2π से। ठीक है, तो बराबर ये कितना आ रहा है, 1 मिनट, 60 1 2 3 0, 60,000 डिवाइड बाई 2 इंटू पाई, ब्रैकेट बंद। तो 9549.29 आ रहा है, तो इसको 9550 के समथिंग मान लेते हैं। n इंटू टी अपॉन में 9550, इतना किलोवाट। ये फॉर्मूला आप सबको याद करना है, एक तरह से कह सकते हैं रटना है। ठीक है, NT अपॉन 9550,
किलोवाट। याद कर लेंगे सभी इसको, बिल्कुल सिंपल है, आप लोग याद कर सकते हैं आराम से इसको। बोलिए क्लियर हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन छोटा सा ये है कि आप लोग बताएंगे 1 हॉर्स पावर में कितना वाट होता है। ठीक है, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, कमेंट में आप लोग जरूर लिखें, ठीक है ना। और जिसका भी कमेंट सबसे सही होगा मैं उसको पिन कर दूंगा, तो सभी की हेल्प हो जाएगी उससे। क्या बताना, एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, ये आप लोग कमेंट में लिखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन आपका हॉर्स पावर में दिया जाएगा, एचपी में दे रखा होगा, तो आप उसको इजीली वाट में कन्वर्ट कर पाएंगे। अब ये तो हमने यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला डराइव कर लिया। अब यहाँ आपको ये बता दूं एन क्या, टी क्या, पी क्या, इनकी यूनिट क्या क्या लेंगे आप जब फॉर्मूला लगाएंगे क्वेश्चन में तब। ठीक है, हटाएं इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ा सा बता दूँ आपको। और चलिए अब यहाँ पर हमें याद के रखना है इसकी यूनिट क्या क्या है। अब डायरेक्ट हमें ये डेरिवेशन नहीं पूछा जाता, बस समझाने के लिए मैंने आपको कराया था यहाँ तक। अब आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला याद रखना है और इस फॉर्मूले के टर्म याद रखने हैं। पी यहाँ पर क्या होता है, पी यहाँ पर दोस्तों पावर होती है, मतलब शक्ति होती है। इसका यहाँ पर यूनिट लेंगे हम किलोवाट। ठीक है, क्वेश्चन में किलोवाट देगा तो डायरेक्ट पी यूज करना, नहीं देगा तो आप पहले उसको किलोवाट में बदलना, तभी आप ये फॉर्मूला लगा पाएंगे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है यहाँ पर, दूसरी चीज़ एन है। एन मतलब राउंड पर मिनट, चक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ चक्कर। सीधे लिख दे रहा हूँ, राउंड पर मिनट में हो गए, लिख देना चक्करों की संख्या, हिंदी में चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या। इंग्लिश में आप लोग लिखिएगा क्या, नंबर ऑफ राउंड्स, नंबर ऑफ राउंड्स। इसकी यूनिट क्या आएगी, आरपीएम, आरपीएम यानी कि राउंड पर मिनट में होता है ये, प्रति मिनट चक्करों की संख्या कह सकते हैं आप हिंदी में। दूसरा क्या है यहाँ पर, टी। टी यहाँ पर क्या होता है, मरोड़ घूंड, मरोड़ घूंड। टी फॉर टॉर्क कह दीजिए इंग्लिश में, टॉर्क। ठीक, टॉर्क ये न्यूटन इंटू मीटर में लेते हैं, न्यूटन इंटू मीटर में। ये चीज़ आपको विशेषकर ध्यान रखनी है। एन आपको आरपीएम में ही पुट करना होगा, एन की वैल्यू। टी की वैल्यू न्यूटन इंटू मीटर में ही पुट करनी होगी, और पी की वैल्यू किलोवाट में ही पुट करनी होगी। इनमें से आपको कोई भी 2 चीज़ देगा, तीसरी चीज़ पूछ लेगा, आप इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। उम्मीद है आप इसको भी समझ गए होंगे। हमारे 5 टॉपिक पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 2 टॉपिक बचे हैं, एक न्यूमेरिकल बचा है और एक रिलेशन बचा है। रिलेशन नहीं, कंपेरिजन। ठीक है, खोखली और ठोस शाफ्ट के भार में तुलना। तो भार में तुलना कर लेते हैं, इसको ध्यान से समझिए। ठीक, उसके बाद न्यूमेरिकल कोशिश करेंगे, अलग से एक पार्ट बना के आपको प्रोवाइड कर देंगे, उसमें हम न्यूमेरिकल कर लेंगे। फिलहाल इसको हटाते हैं और देखते हैं अगला टॉपिक। चलिए समझते हैं छठा टॉपिक, समान पदार्थ वाली ठोस तथा खोखली शाफ्ट के भारों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ वेट्स ऑफ सॉलिड एंड हॉलो शाफ्ट्स। अब यहाँ पर एक चीज़ और आप ऐड कर लीजिएगा इसमें, ये समान सामर्थ्य वाली है, साथ में समान पदार्थ की हैं। ठीक है, यहाँ पर ये इस हेडिंग में दे नहीं रखा, इंक्लूड आप अपने से कर लीजिएगा कि इसका जो मटेरियल है ना दोनों का, खोखली शाफ्ट का और ठोस शाफ्ट का, दोनों का मटेरियल भी सेम है। ठीक है, पहले मैं एक बार इस शाफ्ट का डायग्राम बनाता हूँ। ये सपोज कोई भी आपकी ठोस शाफ्ट है, कौन सी है, ठोस, ठोस शाफ्ट, अंग्रेजी में कह देंगे इसको हम सॉलिड शाफ्ट। ठीक, इसका डाया सपोज आपने मान लिया सेंटर से होकर पास हो रही है, ऐसे करके डाया यहाँ तक स्मॉल डी है, डाया कितना है इसका, स्मॉल डी। ठीक, दूसरा हमने मान लिया हॉलो सेक्शन, कोई खोखली काट, खोखली काट है ये, और इसका जो अंदर वाला डाया है यहाँ से यहाँ तक वो मान लिया डी आई, आई फॉर इंटरनल डाया। ठीक, एंड बाहर वाला जो डाया है, बाहर वाला डाया वो मान लिया आपने कितना है, डी ओ, ओ फॉर आउटर, आउटर डाया। ठीक है, सफिक्स में लिखना है आपको। ये ऐसे करके शाफ्ट के सेंटर से पास हो रही है, सेंटर इसका ये है, दोनों का सेंटर सेम ही है इस तरह से। ठीक, ये ठोस शाफ्ट है, इसको कह दीजिए खोखली शाफ्ट, खोखली शाफ्ट, हॉलो शाफ्ट। ठीक है, ये क्या है, हॉलो शाफ्ट। इतना सभी समझ पा रहे हैं। अब यहाँ से आगे हमें करना क्या है, हमें इनके भारों में तुलना करनी है, भार वेट निकालना है। ठीक, सबसे पहली चीज़ आप यहाँ लिखेंगे सामने, देखिए भार कैसे निकालेंगे इसका, चूंकि हम जानते हैं भार घनत्व, भार घनत्व हमने पढ़ा है, घनत्व रो बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये हमने पढ़ा है ना आपने, द्रव्यमान बट्टे आयतन को घनत्व कहते हैं, डेंसिटी। ठीक, वेट डेंसिटी। अब हम यहाँ पर भार घनत्व लिख रहे हैं, मतलब हम यहाँ पर वेट डेंसिटी की बात कर रहे हैं। कौन सी डेंसिटी, वेट डेंसिटी। तो वेट डेंसिटी में मास के प्लेस पर वेट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा। समझ पा रहे हैं,
इस वॉल्यूम को ले जाओ इस साइड, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर निकल के वॉल्यूम इंटू में रो मतलब डेंसिटी, रो से डिनोट किया घनत्व है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब हमने मान लिया, माना शाफ्ट की, यहाँ लिख दीजिएगा एकांक लंबाई, यूनिट लेंथ मान लिया हमने, एकांक लंबाई की ठोस शाफ्ट का भार, ठोस शाफ्ट का भार, ठीक है, ठोस शाफ्ट का भार। अच्छा, हम सब ने पढ़ा है, इंग्लिश में लिख लेंगे आप, वेट ऑफ सॉलिड शाफ्ट पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ में हमें सॉलिड शाफ्ट का वेट बताना है। हम सब ने पढ़ा है कि आयतन बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कहते हैं, ये आप सब ने पढ़ा है ना। अगर कोई भी सेक्शन कैसा हो, अगर कोई भी सेक्शन बेलनाकार हो, बेलन के आकार नहीं, क्या कहते हैं ये, हिंदी में तो एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, घन कहते हैं, घनाव, ठीक है, हिंदी में घनाव कहते हैं, हाँ, इंग्लिश में क्यूबॉइड। इस तरह से जिसकी हमें क्या कह दे रखी हो, जिसकी हमें लंबाई भी पता हो, चौड़ाई पता हो, ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पता हो, तो L इंटू बी इंटू एच होता है आयतन, ये आप सब जानते हैं। अब अगर मैंने क्या कह दिया, मैंने लेंथ को 1 मान लिया क्योंकि यहाँ पर लंबाई एकांक ले रखी है, और बी इंटू एच को मैंने इसका एरिया मान लिया, तो 1 इंटू एरिया हम कह सकते हैं आयतन को, 1 इंटू एरिया कह सकते हैं ना। तो यहाँ से मैं WS निकाल रहा हूँ सॉलिड का वेट कितना आएगा, तो वॉल्यूम रखेंगे कितना, 1 लेंथ हो गई इंटू एरिया। अब सॉलिड का डायामीटर D है, तो एरिया क्या होगा, π/4 इंटू डी स्क्वायर। ये सभी को समझ आ रहा है इतना। इंटू में पीछे क्या है, रो है यहाँ पर, रो, ठीक है, सॉलिड का। मटेरियल दोनों का सेम है तो रो दोनों का सेम रहेगा। फिलहाल के लिए मैं अभी रो S लिख दे रहा हूँ यहाँ पर सॉलिड के लिए। ये समझ आया सभी को, हमने WS निकाल लिया। अब ऐसे हम लिखेंगे खोखली शाफ्ट का एकांक, थोड़ा ऊपर लिखते हैं शायद ना दिख रहा हो, एकांक लंबाई की खोखली शाफ्ट, खोखली शाफ्ट का भार, इंग्लिश में कहते हैं ना आप क्या, वेट ऑफ हॉलो शाफ्ट पर यूनिट लेंथ, WH से डिनोट कर दिया। लंबाई इसकी भी 1 रखी। अब खोखली शाफ्ट का एरिया कितना आएगा, खोखली शाफ्ट का एरिया π/4 बाहर वाले डायमीटर का स्क्वायर माइनस अंदर वाले डायमीटर का स्क्वायर, ये हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा है, ठीक है। रो यहाँ पर खोखली शाफ्ट के लिए, ठीक। अब मैं यहाँ आप एक चीज़ लिख दीजिएगा, यहाँ पर क्या, इस तरह से, चूंकि मटेरियल सेम है, दोनों शाफ्ट का मटेरियल सेम है, दोनों शाफ्ट का मटेरियल सेम है, पदार्थ सेम है, समान है, दोनों शाफ्ट का पदार्थ सेम है। इसका मतलब रो सॉलिड का और रो किसका, हॉलो सेक्शन का सेम रहेगा। एंड साथ में आप ये भी याद रखिएगा, जो शक्ति होगी वो तो बाद में लिखेंगे, दे ही रखा क्वेश्चन में, फिलहाल इतना लिखिएगा, ठीक है, इतना याद रहेगा। तो मैं इन दोनों को बराबर लिख करके केवल रो मान ले रहा हूँ, इस चीज़ को रो, दोनों के साथ रो आ जाएगा। हमें कंपैरिजन करना है किस किस का, ठोस का और खोखली शाफ्ट का। तो ठोस वाले को ऊपर लिख लो, हम दोनों का डिवाइड कर देंगे, तो W सॉलिड का, वेट सॉलिड का अपॉन में वेट किसका, हॉलो का वेट। तो क्या आ जाएगा यहाँ से π/4 डी स्क्वायर इंटू यहाँ रो, जो आपका रो S है, इसको सिर्फ रो लिख दीजिए, सेम था, इसको लिख देंगे π/4 ब्रैकेट में D आउटर का स्क्वायर माइनस D इंटरनल का स्क्वायर, बाहर रो। समझ पा रहे हैं, इसको काट दीजिए, क्या क्या कट गया, रो से रो कैंसिल हो गया, π/4 से π/4 कैंसिल हो गया, तो हमारा वेट क्या आ गया, WS अपॉन में WH बराबर D स्क्वायर अपॉन में D आउटर का स्क्वायर माइनस D इंटरनल का स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन बना लीजिए आप यहाँ से, ये हमारा इतना आ गया। अब हमें D में रिलेशन निकालना है, तीनों D में आपस में, अगर हम D में रिलेशन बता देंगे तो इजीली हम इसका वेट बता पाएंगे, ठीक है। चलिए हटा दें इसको, तो हमें D पता है ना, ये ठोस शाफ्ट का, तो ठोस का D हमें पता है, ठोस के D को चेंज कर लेंगे DI और DO की फॉर्म में, और वहाँ से अपना वेट निकाल देंगे। यहाँ तक नोट कीजिए प्लीज़, यहाँ तक नोट कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट तक। हटाते हैं इसको, देखिए अब यहाँ आगे क्या लिखेंगे हम, आगे देखिए आगे क्या लिखेंगे। यहाँ तक समझ गए ना सभी लोग, सिंपल था, ठीक। इसको मिटा रहा हूँ मैं अब आगे लिखिए, चूँकि थोड़ा सा बड़ा है ये भी डेरिवेशन पार्ट, स्किप कर दीजिएगा आपको कम समझ आए तो, ठीक है, लेकिन समझ लेंगे तो आगे फ्यूचर में दिक्कत नहीं आएगी आपको कोई भी। ये हो गया। अब लिखेंगे चूँकि
समान पदार्थ है, दोनों शाफ्ट का सामर्थ्य समान है, दोनों शाफ्ट की सामर्थ्य समान है। ठीक है, सामर्थ्य समान है दोनों की, इतना लिखिएगा बस। इंग्लिश में लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे इंग्लिश में आप? दोनों शाफ्ट की सामर्थ्य समान है, मतलब स्ट्रेंथ आर सेम ऑफ बोथ शाफ्ट। ठीक है, दोनों शाफ्ट की स्ट्रेंथ कैसी है? सेम है, सामर्थ्य सेम है, ऐसे लिखना, सामर्थ्य सेम है। सामर्थ्य को यहाँ पर हम शाफ्ट में टी से डिनोट करते हैं, टी से, तो लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर सामर्थ्य टी बराबर क्या आएगा? सामर्थ्य टी का फॉर्मूला क्या आएगा? देखिए आपने पढ़ा है टी अपॉन जे बराबर टाओ अपॉन में आर, ये पढ़ा है, तो जे इधर चला जाएगा यहाँ से, तो क्या आ जाएगा ये टाओ इंटू में जे अपॉन में आर आएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है? ये चीज़ क्लियर सभी को? जे को इस साइड ले गए तो टाओ इंटू में जे अपॉन में आर आ गया यहाँ तक। ये फॉर्मूला बताइए, सामर्थ्य का ये फॉर्मूला है। ठीक, अब सबसे पहले हम किसका लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे फॉर्मूला किसका? ठोस का लिख लीजिए, ठोस शाफ्ट की सामर्थ्य, मैं टी एस लिख रहा हूँ डायरेक्टली, ठोस शाफ्ट की सामर्थ्य है। तो यह हो जाएगा क्या? टाओ होगा यहाँ पर, एस लगा दीजिएगा इसके साथ, इंटू में जे एस लगा दीजिए, अपॉन में आर एस लगा दीजिए। अब मैं यहाँ सभी की वैल्यू लिख रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे आप लोग। देखिए जे मतलब पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? पाई बाई 32 आता है, डी की घात 4 आता है, समझ पा रहे हैं? अपॉन में देखिए ये जो आपका लिखा है ना टाओ एस शियर स्ट्रेस, इसको सेम ऐसे लिखा रहने दीजिए। जे का फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया। आर क्या होता है? व्यास का आधा, व्यास डी था तो डी बाई 2 हो जाएगा, ये समझ आ रहा है? तो यहाँ से मैंने निकाला टी एस बराबर क्या आ गया? टी एस बराबर ये देखो पाई बाई 32, 16 बार कटेगा तो पाई बाई 16 आ गया यहाँ, इंटू में डी की पावर 3 बचेगा, ऊपर डी से कट जाएगा ना, डी की पावर 3 बचा, और यहाँ क्या आ गया? इंटू में टाओ एस। ये चीज़ समझ में आ रही है आप सबको? ये चीज़ बताइए, क्लियर है? देखो 32 तो नीचे आएगा, 2 जाएगा ऊपर, 2 से 32 16 बार कटेगा, पाई बाई 16 आ गया, डी की घात 3 बचा ये। ठीक है, ये आ गया आपका टी एस। अब इसी तरह हम निकालेंगे टी एच, एंड करके लिख दीजिएगा एंड टी एच। टी एच क्या आएगा? पहले टाओ की वैल्यू रखिए, एच हो जाएगा ना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर टाओ एच आएगा, लिख दीजिए चलिए एक लाइन में, टाओ एच आ गया, इंटू में जे एच आ गया, अपॉन में आर एच आ गया। ठीक, अब इन सब की वैल्यूज को सॉल्व कीजिए, देखिए क्या आएगा यहाँ से आगे। ये हटा करके इधर लिख रहे हैं हम, टी एच बराबर टाओ तो सेम लिख दो, जे का फॉर्मूला लिखो, पाई बाई 32 आता है, 32 आ गया, इंटू में डी की घात 4 आता है, हमारे 2 डी हैं, आउटर वाला इसकी घात 4 माइनस इंटरनल वाला इसकी घात 4, ये जे का फॉर्मूला है, अपॉन जो यहाँ पर आर है रेडियस, आर एच ले रहे हैं, होलो सेक्शन की जो रेडियस लेते हैं ना, जैसे ये सेक्शन है, तो यहाँ पर रेडियस हमेशा हम बाहर से बाहर तक की लेते हैं, यानी डी ओ आउटर का आधा लेंगे, ध्यान रखना केवल आउटर का आधा करते हैं यहाँ पर, तो डी ओ वाई 2 कर दिया, ठीक है, आधा करके, इंटू में टाओ एच को सेम लिख के छोड़ दिया, टाओ जे नहीं टाओ उल्टा जे, ठीक है, टाओ एच ये सेम लिख दिया। यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को? ये इसको और सिंप्लीफाई करें आप तो ये कट जाएगा 16 बार, तो यहाँ से टी एच क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल के टी एच आ गया पाई बाई 16 और इंटू में डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में डी ओ, और यहाँ क्या है टाओ एच। ठीक, यहाँ तक बोलिए क्लियर है सभी को? ये तो एक इक्वेशन थी हमारी फर्स्ट, ये भी आ गया, टाओ एस भी आ गया, टी एस भी आ गया, टी एच भी आ गया। ठीक है, अब इसके बाद ध्यान से सुनना, यहाँ लिख देना माना पदार्थ समान है, तो मानना क्या है, पदार्थ जब सेम है तो दोनों शाफ्ट के सरफेस पर शियर स्ट्रेस सेम होगा, लिख देना यहाँ शाफ्ट के पदार्थ सेम है, शाफ्ट के दोनों शाफ्ट के पदार्थ समान हैं, इसलिए दोनों के सरफेस पर जो शियर स्ट्रेस टाउ आएगा, टाउ एस इक्वल टू होगा टाउ एच। ठीक ठीक, एंड दोनों की सामर्थ्य सेम है, एंड दोनों शाफ्ट की सामर्थ्य सेम है, सामर्थ्य समान है, दोनों की सामर्थ्य समान है, मतलब क्या होगा, टी एस बराबर टी एच होगा। अब यहाँ टी एस और टी एच की वैल्यू रखो, टी एस आपका ये था और टी एच आपका ये है, इन दोनों को रख दो। यहाँ टी एस की जगह रखें कितना, पाई बाई 16 है, डी की पावर 3 इंटू में
टाउ एस बराबर ये आएगा पाई बाई 16, यहाँ हो जाएगा कितना डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में डी ओ, ब्रैकेट के बाहर क्या है टाउ एच। ठीक, तो यहाँ टाउ एच और टाउ एच सेम था, ये कट जाएगा, पाई बाई 16 से पाई बाई 16 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया, एक क्वेश्चन फर्स्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ, डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एच था हमारा ये, बराबर ये पहले का सॉल्व हो रखा हमारा ये डी ओ, इसका स्क्वायर बस हो गया, ज़्यादा नहीं है। अब ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था जो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक, इसको हटा रहे हैं यहाँ से। अब आगे देखिए क्या मिलेगा आपको यहाँ से आगे, यहाँ से आगे हमें रिलेशन मिल गया डी की पावर 3 बराबर मिल गया डी ओ की पावर 4 माइनस में डी आई की पावर 4 अपॉन में डी ओ। समझ पा रहे हैं, इतना मिल गया। अब यहाँ से हमें चाहिए क्या, इसमें डब्ल्यू एस अपॉन डब्ल्यू एच में डी स्क्वायर आ रहा है, तो डी स्क्वायर निकाल दो। तो डी स्क्वायर क्या आएगा, देखो डी निकालेंगे तो इधर ले गए पावर को, ये 1/3 पावर होगी, डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन डी ओ की पावर 1/3 आएगी। जब मैं दोनों साइड का स्क्वायर करूंगा तो ये 2/3 हो जाएगा पावर। समझ पा रहे हैं, डी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, फर्स्ट में आंसर आ गया, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो जब यहाँ रखेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा डब्ल्यू एस अपॉन में डब्ल्यू एच बराबर डी स्क्वायर की जगह ये रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर तो रखिए कितना आएगा, ये डी ओ की पावर 4 माइनस डी आई की पावर 4 अपॉन में डी ओ, इसकी पावर कितनी है 2/3। ठीक, और यहाँ पर कितना था अपॉन में, अपॉन का मतलब है मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 अपॉन करके, 1 अपॉन में था डी ओ स्क्वायर माइनस डी आई स्क्वायर, यही तो था। अब इसको आप आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको इजीली हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हालांकि यहाँ तक भी छोड़ दीजिए, यही सीधा आंसर है। बाकी आप अलग अलग भी लिख सकते थे। अलग अलग कैसे लिख सकते थे, ये 2/3 पावर है, इस पर भी लगा दो, इस पर भी लगा दो, और अलग अलग छोड़ दो। बाकी यहीं तक दे रखा है इसमें आंसर, तो आप यहीं तक इसको छोड़ देंगे। ये आ गया दोनों का कंपेरिजन। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं एकदम बकवास डेरिवेशन, कोई मतलब नहीं निकलता, फालतू की चीज़ पूछ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल फालतू की चीज़ पूछा, और ये एग्जाम में आया है 2 बार, इसलिए कराना पड़ा मुझे। 2014 के एग्जाम में ये पूछा गया था। ठीक है, बस आपकी कैलकुलेशन चेक करते हैं, माइंड सेटअप चेक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होंगी, डी एच डी एस क्या क्या था, एक बार फिर से देखना, नहीं समझ आता स्किप कर देना, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। चलिए, तो अब इसको इतना ही रखते हैं। अब इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बचे हैं ना, अगला पार्ट बहुत जल्दी लेके आने वाला हूँ मैं, उसमें आपका टॉर्जन वाला चैप्टर पूरा कवर करा देंगे। एंड इसके जस्ट बाद में आपको स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाऊंगा। स्ट्रेन एनर्जी पढ़ाने के बाद फिर आपका मोहर सर्किल करा के थिन सिलेंडर कराने के बाद जल्दी कवर कर लेंगे 3-4 लेक्चर में। उसके बाद बहुत जल्दी मैं रिवीजन लेके आ रहा हूँ सॉम मॉस का, और उस रिवीजन में मैं 3 से 4 क्लास कराऊंगा, सिर्फ 3 क्लास मैक्स टू मैक्स, 3 पार्ट में उसको बांट के पूरा रिवीजन कवर करा देंगे। एक पार्ट में कंप्लीट थ्योरी, दूसरे पार्ट में आपका पूरा डेरिवेशन, और तीसरे पार्ट में सभी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, एंड अगर एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होता है ऑनलाइन, तो उस केस में फिर एमसीक्यूज की सीरीज चला देंगे, मतलब सॉम आपका अच्छे से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।